Hello everyone, I welcome you all on radio classes. Today, class 8th, हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पोएम द ब्रूक लेसन 5। ब्रूक ब्रूक क्या होता है? ब्रूक एक छोटी नदी होती है। वो छोटी नदी जो कि जाके बाद में एक बड़ी नदी से मिल जाती है। ये पोएम एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है। इस कविता में एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन नदी की ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं, उसकी जीवन के बारे में बता रहे हैं। और इस कविता को पोएट ने ह्यूमन लाइफ से कंपेयर किया है। जैसे जो जर्नी होती है ब्रूक की, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, दुख आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, हर्डल्स आते हैं, मुसीबतें आती हैं, खुशियाँ आती हैं। उसी तरह इंसान की ज़िंदगी में भी उतार आता है, चढ़ाव आता है, दुख आते हैं, खुशियाँ आती हैं। तो उसी तरह मतलब ये जो ह्यूमन लाइफ और ब्रूक की लाइफ को कंपेयर किया है। अब इस कविता में एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ब्रूक को इंसानों की तरह बनाया है, मतलब इंसान की तरह बिहेव करवाया है। और पहली लाइनों में आप देखोगे वहाँ स्टार्ट है आई। आई का मतलब होता है मैं होता है हम, जब हम अपने बारे में, क्योंकि हम इंसान हैं, हम अपने बारे में बात कर सकते हैं। तो कवि ने इस कविता ब्रूक को एक इंसान की तरह बना दिया है, उसको इंसान की तरह करवाई है। तो जो ये लिटरेरी डिवाइस है कि जब हम इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको इंसानों की तरह बिहेव करवाते हैं, तो हम कहते हैं कि हम पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं। हम कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं? पर्सोनिफिकेशन मीन्स टू एक्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। सो पोइट ने ब्रूक को पर्सोनिफाई किया है। पर्सोनिफाई मीन्स टू एक्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पर जो बिगनिंग लाइन्स है वो हम स्टार्ट करते हैं। I come from haunts of coot and heron. I make a sudden sally and sparkle out among the fern to bicker down a valley. ये जो 4 लाइनें हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी लिटरेरी डिवाइस। 4 लाइनों के आप आखिरी जो लफ्ज़ हैं वो देखें। पहली लाइन का आखिरी लफ्ज़ है हेरन, दूसरी लाइन का आखिरी लफ्ज़ है सैली, तीसरी लाइन का आखिरी लफ्ज़ है फर्न, चौथी लाइन का आखिरी लफ्ज़ है वैली। अब आपने देखा हर्न और फर्न, हर्न फर्न, सैली वैली, इनकी धुनें आपस में मिलती हैं, राइम मिलती है, रिदम है, इनकी आवाज़ों में एक जैसी आवाज़ है, जैसे हर्न फर्न सैली वैली। बेटा हर्न जो है वर्ड हेरन से है, HERON, लेकिन जो पोइट है उन सबको माफ़ होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी राइम स्कीम लाने के लिए वर्ड में थोड़ा हेर फेर करते हैं। जैसे हेरन एक बर्ड है, बर्ड का नाम है, यहाँ पे हेरन की जगह HERN हर्न कर दिया ताकि वो फर्न के साथ राइम करे, मतलब सेम धुन बनाए। तो यानी कि हमने अगर हर्न का नाम ए रखा है तो फर्न का नाम भी ए होगा। अगर सैली का, क्योंकि सैली की आवाज़ हर्न से अलग है, उसका नाम बी रख दिया है, और वैली का नाम बी रख दिया, तो उसकी राइम स्कीम हम बोलेंगे व्हाट इज़ द राइम स्कीम? आप बोलोगे ABAP। तो राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं? हर्न, सैली, फर्न, वैली, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। तो कहता है कि जब ये ब्रूक जो अपनी कहानी बता रही है, वो क्या कह रही है कि जब मैं आती हूँ, मतलब आई टेक बर्थ, जब मैं पैदा होती हूँ तो मैं बड़ी शांत जगह में पैदा होती हूँ जहाँ पर बर्ड्स आते हैं, सिर्फ बर्ड्स, वो भी बहुत कम विजिट करते हैं। और जब मैं पैदा होती हूँ मैं बहुत आवाज़ करती हूँ, अचानक से आवाज़ करती हूँ, तेज़ी से आवाज़ करती हूँ। जैसे कि एक छोटा बेबी पैदा होता है तो अचानक से वो जब पैदा होता है वो रोता है, उसी तरह नदी भी, ये जो ब्रूक है, जब ये पैदा होती है तो ये आवाज़ करती है, और जब पैदा होती है ब्यूटीफुल लगती है, चमकती हुई निकलती है, फ्रेश निकलती है, जैसे बेबी एक छोटा प्यारा सा बेबी होता है। और धीरे से फिर ये अपनी यात्रा शुरू करती है और वैली की तरफ निकलती है, मतलब लाइफ की तरफ बढ़ती है। वैली है, जो वैली क्या होता है? द प्लेन लैंड सराउंडेड बाय माउंटेन्स, पहाड़ों से निकलती हुई ये वैली की तरफ आती है। अब सेकेंड पैराग्राफ, अब फर्स्ट पैराग्राफ की राइम स्कीम क्या आ गई? ABAB। और इसमें एक और राइमिंग जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है वो क्या है बेटा? उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब जब हम जो वर्ड्स हैं वो ऐसे यूज़ करें
की एलिट्रेशन, जैसे कि यहाँ सडन सैली, जो सडन सैली जो वर्ड्स है कंसोनेंट, आपको पता है वॉवल्स A E I O U है, उनको छोड़ के जो दूसरे वर्ड्स हैं जैसे B C D F G H J, ये कंसोनेंट्स हैं। जो शब्द जो वर्ड है आपका, वर्ड कंसोनेंट से शुरू होता है और उसके बाद भी सेम कंसोनेंट लगे, जैसे कि सडन एस से शुरू हुआ है, सैली एस से शुरू हुआ है, ये दोनों शब्द एक ही लफ्ज़ से, एक ही अल्फ़ाबेट से शुरू हैं, तो इसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है द कंसोनेंट साउंड इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और नियर बाय वर्ड्स। पास पास के जो शब्द हैं वो सेम कंसोनेंट साउंड से शुरू हों तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट पैराग्राफ में राइम स्कीम और एलिट्रेशन। अब हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। बाय 30 hills I hurried down or slipped between the ridges, by 20 tops a little town and half a hundred bridges। अब यहाँ पर क्या है, इस लाइन में ब्रूक जो है हरीज डाउन, तेज़ी से नीचे आती है, 30 हिल्स क्रॉस करती है, क्विकली स्लिप करती है रिजेस में से, पास करती है 20 विलेजेस, छोटे से टाउन्स, 50 ब्रिजेस, पुल क्रॉस करती है। तो यहाँ पर आपने देखा है पोइट ने 30, 20, हाफ ये नंबर यूज़ किए हैं। इसका मतलब उन्होंने ये बताया है कि कितनी बड़ी जर्नी, ग्रेट नंबर्स, ये 30, 20, हाफ 100, ये नंबर से क्या एक्सप्रेस हो रहा है कि कितनी लंबी जर्नी वो कर रही है। तो मतलब कितने सारे गांव छोड़े हैं उसने, कितने पहाड़, कितने ब्रिजेस। तो यहाँ पर भी आपने देखा है एलिट्रेशन यूज़ हुआ है बाय 20 थॉप, T20 T थॉप। तो ये है एलिट्रेशन। और यहाँ राइम स्कीम फिर से, रिजेस, ब्रिजेस, टाउन, टाउन और ये आ गया रिजेस, ब्रिजेस, ये आ गया डाउन, टाउन, रिजेस, ब्रिजेस, ये इन्होंने शब्द यूज़ किया है, A B करके यूज़ किया है। अब अगले पैराग्राफ में पहुंचते हैं हम। Till last by Philip's farm I flow to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever। बेटा ये जो लास्ट की 2 लाइन्स है, फॉर men and may come and men may go but I go on forever, यही पोइम का थीम है, सेंट्रल आइडिया है। थीम होता है, इसमें छुपा हुआ भाव है। कहता है लास्ट कहाँ पहुँचता है, लास्ट वो पहुंचता है फिलिप के फॉर्म, मतलब यहाँ पर ब्रूक कहता है कि मैं फिलिप कोई एक इंसान का नाम बताया, उसके फॉर्म में पहुंचता हूँ और फिर उसके बाद में जाके नदी से मिल जाती हूँ, जो नदी जो भरी हुई है, फुल ऑफ वाटर, ब्रिमिंग रिवर होती है, फुल ऑफ वाटर। उसके बाद कहता है द लाइन मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। इसका मतलब ध्यान से सुनो कि जो इंसान है वो जन्म लेते हैं, मरते हैं और वो हमें छोड़ के, डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन ब्रूक जो है हमेशा चलती रहती है। यहाँ पर इंसानों और ब्रूक में फ़र्क है। हमने पोइट ने कंपैरिजन करने की कोशिश की है नदी की और इंसान की ज़िंदगी से, लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क आता है। वो क्या है, जो ब्रूक है वो इमॉर्टल है, वो कभी नहीं मरती। इंसान पैदा होते हैं, मरते हैं, इंसान मॉर्टल है। तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया हमारी लाइफ और नॉन लिविंग थिंग्स की लाइफ में। और यहाँ पर पोइट ने यूज़ किया है, ये लाइंस बार बार यूज़ किए हैं, फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। जब अ लाइन और अ ग्रुप ऑफ लाइंस रिपीट होती हैं कविता में बार बार, तो उसको बोलते हैं रीफ्रेन। उस लिटरेरी डिवाइस को बोलते हैं रीफ्रेन। आप एलिट्रेशन और रीफ्रेन में कंफ्यूज नहीं होना बेटा। एलिट्रेशन होता है कंसोनेंट्स वर्ड्स, कंसोनेंट साउंड जो एक वर्ड की दूसरे वर्ड से मिलती हो, पहला लफ्ज़, अल्फ़ाबेट। तो रीफ्रेन होता है जब पूरी लाइनें या कुछ पार्ट ऑफ लाइनें बार बार रिपीट होती हैं, उसको बोलते हैं रीफ्रेन। और राइम स्कीम इसकी फिर से A B है और यहाँ पर पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है रीफ्रेन। उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ आता है, आई चैटर ओवर स्टोनी वेज इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स, बबल इनटू एडिंग बेस, आई बैबल ऑन द पैबल्स।
कहता है, ब्रूक कहता है कि जैसे मैं फ्लो करता हूँ मैं अलग अलग आवाज़ें निकालता हूँ। शरारतें मतलब यहाँ पर जो बचपन दिखाया है बच्चों का, जैसे क्लास में बैठते हैं कुछ बच्चे शोर मचाते हैं, पीछे से आवाज़ें निकालते हैं, टीचर की आवाज़ निकालते हैं, मिमिक्री करते हैं, उसी तरह ब्रूक कहती है मैं अलग अलग आवाज़ें निकालता हूँ। वाइल फ्लोइंग ऑन द स्टोनी पाथ इट क्रिएट्स चैटरिंग। जब पत्थरों से गुजरता हूँ ऐसे लगता है वो बातें कर रहा है। कभी वो गोल गोल मूवमेंट्स करता है, कभी वो बाहर निकलता है, मतलब उसकी छोटी छोटी नॉटी हरकतें बताई हैं। जब वो पेबल्स छोटे छोटे पत्थरों से गुजरता है तो ऐसे लगता है वो खुशी से घूम रहा है, और कभी बातें करता है, कभी ट्रेबल करता है, कभी बेबल करता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो यहाँ पर बताया है कि उसका जो बचपन में वो जो शरारतें हैं वो कैसी हैं। अब नेक्स्ट आता है विद मैनी a curve my banks I fret, with many a curve my banks I fret, by many a field and fallow, and many a fairy foreland set, with willow, weed and mallow. कहता है with many a curve my banks I fret, by many a field and fallow, and many a fairy foreland set, with willow, weed and mallow. अब यहाँ पर क्या कहता है, ब्रूक कहता है कि वो बहुत सारे टर्न्स लेता है, और यहाँ पर ब्रूक जो है वो कहता है कि विद मैनी अ कर्व आते हैं उसकी ज़िंदगी में, मोड़ आते हैं। मोड़ मतलब जब कुछ डिफ़िकल्ट पाथ आता है, रफ पाथ आता है, तो वो थोड़ा सा अनप्लेजेंट हो जाता है, उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, एंगर आ जाता है। जब हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा हर्डल आए, मुसीबत आए, तो हमें गुस्सा आ जाता है, उसी तरह नदी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, और वो बड़ी अनप्लेजेंट वॉइस, बड़ी अजीब सी आवाज़ निकालता है अपने बैंक्स पे, और बैंक्स को तोड़ता हुआ निकल जाता है। बैंक्स होता है किनारे को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता हुआ निकल जाता है, और वो कहाँ से गुजरता है, फील्ड से गुजरता है, अनकल्टिवेटेड लैंड से गुजरता है। फोर लैंड होती है अनकल्टिवेटेड लैंड्स, फोर लैंडों के दूर जो कि समुद्र तक जाती हैं। फैलो हो गया अनकल्टिवेटेड लैंड्स, फैलो लैंड्स कौन सी होगी, अनकल्टिवेटेड लैंड, और वो दूर तक जाता है समुद्र से मिलने के लिए। ऐसे लगता है कि जो लैंड दूर तक निकली है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है। और यहाँ पर पोइट ने डिस्क्राइब किया फोर लैंड को फेरी लैंड, मतलब विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स और प्लांट्स, जैसे विलो, वीड है, मेलो। इस पैराग्राफ में उसने उसकी जवानी के बारे में बताया कि वो बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब बैंक्स को तोड़ता हो गुजर जाता है, जो मुसीबत आती है आगे गुजरता जाता है, जोश में होता है, और बड़ा डायनामिक होता है, फुल ऑफ एक्शन। और यहाँ पर फिर से एलिट्रेशन यूज़ किया है, फेरी फोरलैंड, फेरी का एफ कैपिटल और सॉरी नॉट कैपिटल, एफ और एफ दोनों सेम अल्फ़ाबेट्स हैं, और विद विलो वीड तीनों के सेम अल्फ़ाबेट्स हैं, डब्ल्यू 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 और कंटिन्यूटी में है, तो यानी कि यहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ किया है। उसके बाद आता है आई चैटर एज आई फ्लो बट आई गो ऑन, I chatter as I float to join the brimming river, for men may come and men may go but I go on forever. मतलब बातें करता हुआ मुझे पता है मेरी मंजिल क्या है, बड़ी नदी से मिलना है जो भरी हुई है, और उसके बाद मेरा अस्तित्व ख़त्म हो जाना है, मेरी आइडेंटिटी ख़त्म हो जानी है। उसी तरह जिस तरह इंसान पैदा होते हैं, मरते हैं, और मैं जो हूँ मैं हमेशा चलता रहता हूँ। नेक्स्ट आ गया आई वाइंड अबाउट एंड in and out, with here a blossom sailing, and here and there a lusty trout, and here and there a grayling. क्या कहता है, कहता है मैं टर्न्स राउंड, मैं गोल गोल होता हुआ घूमता हूँ, मैं मज़े से सेलिंग करता हूँ, और सेल करता हूँ, और मेरे ऊपर फूल पत्ते गिरते हैं, और वो भी मज़े से मेरे साथ चलते जाते हैं, और कई फूलों को लेकर मैं गुजरता जाता हूँ, और तरह तरह की मछलियाँ मेरे अंदर घूमती हैं, शाइन करती हैं, फ्रेश वाटर फिश इधर उधर घूमती हुई गुजरती हैं। आगे कहता है एंड हियर एंड देयर अ foamy flake upon me as I travel, with many a silvery water streak above the golden gravel. Flakes are small particles, they travel along with me. फ्लेक्स क्या हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो मेरे साथ ट्रैवल करते हैं। जो वाटर ब्रेक, जो लैंड फॉर्म्स हैं, सीधे नहीं हैं, कभी ऊंचे हैं कभी नीचे हैं, जो वाटर की जो ज़मीन है वो तरह तरह की है, तो मैं अपना जो वाटर का रास्ता कभी नहीं रुकता। आपको पता है पानी जब चलता है तो उसका पानी का रास्ता कभी नहीं रुकता, तो जो पानी है वो खुद चेंज कर लेता है डायरेक्शन, कभी स्लो हो जाता है कभी फास्ट हो जाता है, और कोई भी उसके आगे मुसीबत आए, ऑब्स्टेकल आए, वो क्या उसको
गुजर कर निकल जाता है। तो यहाँ पर सिल्वर इसलिए कहा है कि जो रेत होती है, जब उसकी जो रेत होती है, जब धूप की किरणें उस पर पड़ती हैं वो चमकते हैं, और जो स्मॉल पेबल्स हैं वो ऐसे लगता है जैसे कि वो चांदी की तरह चमक रहे हैं। And draw them all along and flow to join the brimming river, for men may come and men may go but I gone forever। फिर से उसने वही रिपीट किया है कि मुझे कहाँ मिलना है, ब्रिमिंग रिवर के साथ मिलना है, क्योंकि इंसान आते हैं जाते हैं लेकिन मेरी यात्रा हमेशा चलती रहती है। अब नेक्स्ट है, I steal by lawns and grassy plots, I slide by hazel covers, I move the sweetie forget me nots to grow दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स। क्या कहता है कि मुझे लॉन्स मतलब जो घास है लगी वो मेरे से मतलब पानी लेती है, मैं उनके ऊपर से गुजरता हूँ, पानी देता हूँ। मैं कभी नट्स, जो छोटे छोटे नट्स लगे होते हैं, मैं उसके ऊपर से गुजरता हूँ। मैं कभी स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स, तरह तरह के फूलों की तरफ से गुजरता हूँ, जो कि हैप्पी लवर्स के मतलब खुशी का टाइम, ये खुशी बता रहा है कि झूमता नाचता गाता मैं उधर से गुजरता हूँ। फिर आगे उसकी मूवमेंट्स बताइए, आई स्लिप आई स्लाइड आई ग्लूम एंड ग्लांस, फिर से एलिट्रेशन यूज़ किया है, स्लिप स्लाइड, जी फॉर ग्लूम जी फॉर ग्लांस। तो कहता है मैं कभी स्लिप करता हुआ, गोल गोल घूमता हुआ, धीरे धीरे चलता हुआ, नाचता गाता हुआ चलता जाता हूँ। एमंग माई स्कीमिंग स्वेलोज, और मेरे ऊपर से जो वर्ड स्वेलो है ना, वो छोटा सा बर्ड है, जब वो उड़ता है तो वो नीचे से आके मेरे को टच करता हो गुजर जाता है। आई मेक द नेटेड सनबीम डांस, और मैं जो शैलो होते हैं ना, शैलो वाटर मतलब कम पानी जहाँ होता है वहाँ रेत रेत होती है, तो जब सूरज की किरणें वहाँ पड़ती हैं तो ऐसे लगता है कि सूरज नाच रहा है, सूरज की किरणें नाच रही हैं। अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज, जहाँ पानी कम होता है ऐसे लगता है कि वो जो रेत है वो नाच रही है, सूरज की किरणें जब उस पर पड़ रही हैं वो सूरज की किरणें नाच रही हैं। देन नेक्स्ट इज, आई मर्मर अंडर मून एंड स्टार्स इन ब्रैम्बली विल्डरनेसेस, आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स, आई लॉइटर राउंड माई क्रेसेस। यहाँ पर कहता है कि जब रात का समय होता है तो मेरी आवाज़ धीरे हो जाती है, लो वॉइस हो जाती है, और मैं वाइल्ड बेरीज से निकलता हूँ, जंगली पौधों की तरफ से गुजरता हुआ जाता हूँ, और मैं आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स, और जहाँ पर वो शाइनिंग बैरियर्स होते हैं वहाँ पर गोल गोल घूमता हूँ, जहाँ रुकावटें आती हैं वहाँ गोल गोल घूमता हुआ फिर से बाहर निकलता हुआ। आई लॉइटर राउंड माई क्रेसिस, क्रेसिस एक तरह का पौधा है, तो मैं उसके ऊपर से गुजरता हुआ फिर से वापस मुड़ता हुआ बाहर निकल जाता हूँ। एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मेन में, फिर से उसने वही कहा, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। उन्होंने यहाँ पोइटिक डिवाइस यूज़ किया है, रीफ्रेन। पोइट ने कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ किया है, रीफ्रेन। तो इसमें पोइम में आपने देखा है कि इसमें पूरी कविता में राइम स्कीम यूज़ हुई है, ए बी। यहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ किया है, यहाँ रिफ्रेन यूज़ हुआ है, ये हमारे पोइटिक डिवाइस जो कि इस कविता में यूज़ किया है। यहाँ ग्लॉसरी दी है, वर्ड मीनिंग्स जो कि आप ध्यान से पढ़ोगे और इन्हीं वर्ड मीनिंग्स को थोड़ा सा पढ़कर अपने दिमाग में रखोगे, तभी आपको ये जो पोइम है अच्छी तरह समझ आएगी। अभी हम इसकी एक्सरसाइज वर्क करेंगे। अब इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रेफर्ड टू एज आई इन द पोइम। आपको मैंने पहले ही पोइम की बिगनिंग में बताया कि पोइट ने आई यूज़ किया, यानी पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया। तो आई कौन है यहाँ पर, आप लिखोगे हियर द ब्रूक इज़ रेफर्ड टू एज आई इन द पोइम। अब आपने सेकेंड लिखना है, ट्रेस द जर्नी ऑफ द पोइम ब्रूक। ब्रूक की जर्नी के बारे में बताना है, आपने बताना है कि वो कहाँ से शुरू हुई, कहाँ राइज हुई, कहाँ पैदा हुई, ब्रूक ने कहाँ बर्थ लिया और एंड में कहाँ पर मिली। तो जैसे कि राइज कहाँ हुई, प्लेस विजिटेड बाय वाटर बर्ड्स, फिर वो वैली में आई, देन इट passes to several villages, little town, number of bridges have been built across it. The brook makes a chattering sound as it flows over stones. It makes a deep gurgling sound. Sometimes it produces a soft murmur. At some places its flow is very fast, but at other places it slides very gently. फिर flakes of foam are formed on the surface of the brook. Flowers float on it. Here and there little fish are also seen. The rays of the sun are reflected through its clear water.
The brook goes on flowing day and night. It never stops. It flows on and on to join the brimming river. और ब्रूक ने एक लाइन यूज़ की है, men may come and men may go but I go on forever. अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स. मैंने बताया है कि जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर. तो इस लाइन का पर्पस क्या है? इन लाइन्स में पोइट ने क्या बताया है कि द पोइट वांट्स टू से दैट द मेन इन दिस वर्ल्ड टेक बर्थ, they enjoy their life, they lives, they have ups and downs in their life, they have miseries, they share happiness, but nature goes on providing the joys to the coming generation. These lines convey the poet's message that the life of man is short while nature is everlasting, eternal, जो कभी ख़त्म नहीं होती है. ये जो हमारी ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाती है, इंसानों की लाइफ ख़त्म हो जाती है, बट द नेचर इज़ एटर्नल. अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एलिट्रेशन इज़ द रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कंसोनेंट साउंड इन वर्ड्स. मैंने आपको समझाया है कि कंसोनेंट साउंड्स जो हैं जैसे वो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लैंस, आई. पास पास में आई बार बार रिपीट हुआ है. देन स्लिप, स्लाइड, एस कंसोनेंट्स रिपीट हुआ है. ग्लूम, ग्लैंस, जी कंसोनेंट. तो कहते हैं और एग्जाम्पल्स बताओ. मैंने आपको बताया, हिल्स हरी, सडन सैली, फील्ड फैलो, फेयरी फोरलैंड, विलो वीड, गोल्डन ग्रेवल, स्किमिंग स्वेलोज, सैंडी शैलोज. ये जैसे बिगनिंग में एच हिल्स हरी, एच बार बार रिपीट हुआ है, सेम वर्ड जो मतलब अल्फ़ाबेट है वो रिपीट हुआ है, इसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन. कहते हैं कैन द जर्नी ऑफ द ब्रूक बी कंपेयर टू ह्यूमन लाइफ. हाउ, क्या हम ब्रूक की ज़िंदगी और इंसान की ज़िंदगी का जो कंपैरिजन कर सकते हैं? कर सकते हैं तो बोलोगे यस, और फिर रीज़न भी दोगे. नहीं कर सकते हैं तब भी बोलोगे नो, तो उसका रीज़न भी दोगे. लेकिन मुझे लगता है कि नदी की ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी एक जैसी है, कंपैरिजन है. सिर्फ एक कंपैरिजन नहीं है कि वो हम लोग मर जाते हैं और वो एवरलास्टिंग है, एटर्नल है. तो हम कहेंगे येस, द जर्नी ऑफ द ब्रूक कैन बी कंपेयर टू ह्यूमन लाइफ. द ब्रूक हैज़ टू पास थ्रू हर्डल्स ऑफ, मतलब हर्डल्स होती हैं मुसीबतें, तो इसको किससे पास करना है? माउंटेन से, बाकी चीज़ों से ज्वाइन करना है रिवर को. उसी तरह लाइकवाइज मैन has also to face many difficulties and tensions of life before his death. अपनी मौत से पहले उसको बहुत सारी मुसीबतें देखनी होती हैं. अब यहाँ लैंग्वेज वर्क है, इसमें बताया टेनिसन जो पोइट है मेक्स यूज ऑफ चॉइसिएस्ट वर्ड्स टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द ब्रूक डाउन द हिल. इट रिवील्स अ पोइट्स पावर ऑफ मेकिंग साउंड पिक्चर्स. दिस इज कॉल्ड इमेजरी. अब वेरी इंपॉर्टेंट एक और पोइटिक डिवाइस हमने अभी समझेंगे, वो होता है इमेजरी. यहाँ पोइट ने बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज़ किए, लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है. जैसे हम आंखें बंद करेंगे, जैसे नदी की जो है आवाज़ें बताई हैं कि वो कैसे आवाज़ें निकालता है, तो अगर हम आंखें बंद करेंगे तो वो आवाज़ों से हमें पिक्चर बनाएंगे कि नदी ऐसे चल रही है, मोड़ पे घूमी, आवाज़ें की, मछली उसमें घूम रही है. तो यानी कि हमने दिमाग में इन लफ्ज़ों के द्वारा पिक्चर इमेज बना ली है, उसकी तस्वीर छाप ली है, तो उसको बोलते हैं इमेजरी. जब हम लफ्ज़ों के द्वारा अपने दिमाग में किसी की तस्वीर बना लेते हैं, तस्वीर बनाते हैं, उसको हम इमेजरी कहते हैं. कौन सा पोइटिक डिवाइस कहते हैं? इमेजरी. अब यहाँ पे है द साउंड इमेजेस यूज्ड इन द पोइम. कौन सी साउंड? बिकर, बबल, बैबल, ट्रेबल, मर्मर, चैटर. दिस इज व्हाट साउंड. ये आवाज़ की इमेज बताता है. एक होता है विजुअल, जो तस्वीर की इमेज, जैसे कि 20 थॉप्स, 20 विलेजेस, छोटा सा कस्बा, लिटिल टाउन, फील्ड, खेत, फैलो, ब्रिमिंग रिवर, मतलब भरी हुई नदी. जब आप भरी हुई नदी का सुनोगे तो ब्रिमिंग रिवर, तो आपके दिमाग में आएगा तेज़ नदी जो खूब भरी हुई है, उसमें जाके मिल रही है. तो इनको बोलते हैं इमेजरी. ये ध्वनि की भी इमेजरी होती है और तस्वीर की भी इमेजरी, मतलब विजुअल इमेजरी भी होती है और साउंड इमेजरी भी होती है. अब यहाँ पर इन्होंने क्या, इन दिस पोइम द पोइट गिव्स अ फाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ द जर्नी ऑफ ब्रूक. एट द सेम टाइम सेवरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हाईलाइटेड. टॉक टू द रेस्ट ऑफ द क्लास. ये क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान से पढ़ना है, समझना है.
अब आपने क्या करना है, पोइट ने पर्सोनिफाई किया है ब्रूक को और उसकी स्टेजेस बताई हैं। अब आप खुद से इमेजिन करो स्ट्रीम ऑफ वाटर एंड डिस्क्राइब योर फीलिंग्स टू द क्लास। मतलब अपने आप में वो फीलिंग्स को किताब कॉपी पे लिखो, पेन डाउन करो, लिखो। और आपने एक पैराग्राफ लिखना है पिकनिक। और पिकनिक का पैराग्राफ क्यों हमने रिलेट किया है, क्योंकि नेचुरल साइट पे आपने जाना है और नेचुरल वे में उन पैराग्राफ को आपने लिखना है। उन पैराग्राफ्स को आपने लिखना है। पिकनिक में अपने नेचर के साथ कुछ जोड़ना है। कहाँ गए आप, किसी हिल स्टेशन पे गए या किसी पहाड़ी पे गए, यहाँ जहाँ पर आपने कैनाल देखी, रिवर देखी, फॉरेस्ट, ट्रीज, उनको डिस्क्राइब करना और अपने लफ्ज़ों में कोई 100-150 वर्ड्स लिखने हैं। तो अब बेटा मैं इन शॉर्ट आपको यही बताऊंगी कि पोइम इज़ पोइम, हाउ वी कैन मेक अ पोइम। पोइम कैसे हम लिखते हैं। पोइम लिखने के लिए हमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। जैसे कि इस पोइम को कवि ने कैसे इसको फ्रेम किया है। उसने पहले फीलिंग्स लाई हैं, उसने एक नदी को एक सब्जेक्ट लिया है, फिर उसमें क्या क्या किया है, उसमें उसने राइमिंग वर्ड्स यूज़ किए हैं जो कि आपको ये सॉन्ग की तरह प्रोड्यूस करता है। राइमिंग वर्ड से हमारी जो पोइम वो सॉन्ग की तरह हो जाती है। तो राइमिंग वर्ड से आपको रिदम आता है पोइम में। फिर उसने एलिट्रेशन का यूज़ किया है। सबसे पहले उसने पर्सोनिफाई किया है। ब्रूक को कहा है कि तुम अपनी कहानी सुनाओ। ब्रूक हैज़ बिन पर्सोनिफाइड इन दिस चैप्टर। अब उसने अपने आप के बारे में एक्सप्लेन किया है। फिर उसने राइमिंग वर्ड्स यूज़ किए हैं, उसने एलिट्रेशन यूज़ किया है। आज हमने एलिट्रेशन नया लफ्ज़ पढ़ा है, क्योंकि इससे पहले हमने सिमिली किया था। तो अब एलिट्रेशन का आप लिख सकते हो। एलिट्रेशन क्या होता है। एलिट्रेशन मीन्स द कंसोनेंट साउंड इज रिपीटेड एट द बिगनिंग ऑफ एडजेसेंट और नियर बाई वर्ड्स। दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। आपको फर्स्ट चीज़ थी पर्सोनिफिकेशन। व्हेन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स दे एक्ट लाइक human beings, that is called personification. First is personification, second alliteration, then rhyme scheme when the last word of the first line and the third line they are having the same sound, that is called राइम स्कीम। तो यहाँ राइम स्कीम आपने देखी, ए बी है और इससे पोइट ने इस पोइम को ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है। और यहाँ का जो यहाँ इसकी थीमेटिक पोइम है, ये थीम है इसका। और इसमें थीम क्या किया है, थीम बताया है लास्ट 2 लाइन्स जो कि रिफ्रेन क्या होता है बेटा, रिफ्रेन क्या होता है। रिफ्रेन मीन्स व्हेन लाइन्स और द part of lines they are repeated regularly, means a line or a group of lines repeated at a regular intervals in different stanzas. It is called refrain, refrain. It generally emphasizes on the main theme of the poem. वो जो बार बार लाइनों का रिपीट होना मतलब उसका थीम बता रही है। तो ये पोइम क्या है, थीमैटिक, थीम से भरी हुई। इसमें थीमैटिक लाइन्स क्या हैं, For men may come and men may go, but I go on forever. मैं चलती रहती हूँ। यहाँ आपका देखा कंपैरिजन हुआ नदी का, इन्हीं लाइनों से नदी और इंसान का लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बताया। आई होप आपको ये पोइम समझ आई होगी और कोशिश करिए एक जो पोइम है किसी भी टॉपिक पे, नेचर पे या अपनी फीलिंग्स पे, एक पोइम को आप फ्रेम करिए और उसको लिखिए और कोशिश करिए उसमें राइमिंग वर्ड्स डालिए, उसमें एलिट्रेशन डालिए, उसमें रीफ्रेन डालिए, उसको थीमेटिक बनाइए। अगर आपको कोशिश करनी है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को लिखना है तो उसको पर्सोनिफाई भी करिए। Hopefully you enjoyed the poem The Brook, written by the Alfred Lord Tennyson, and this is a nature based poem. You enjoyed it. Thank you and have a nice day.